जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर है। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाठ का सारांश, जो संस्कृत का दूसरा क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 4 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं यह भी बता दूं दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यह 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है किन किन प्रश्नों को तैयार करें, किन किन टॉपिकों को तैयार कर लें जिससे आपके एग्जाम में यहां से फंस जाए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में फंस जाए और 4 नंबर आप पा सकें। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि सर आप जो पढ़ा है वो कंफर्म है वही फंसेगा, आपके भरोसे हम पढ़ रहे हैं, नहीं फंसा तो देखिए दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए अगर आपके पिताजी या माताजी, आपके गार्जियन मना कर रहे हैं आपको बेटा उस तार को मत छुओ नहीं तो करंट लग जाएगा, तो आप उस आज्ञा को मानते हो। अब बात यह भी मान जाते हो कि हाँ छुएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। क्यों मान जाते हो? क्योंकि आपके पिता को, आपके जो गार्जियन है वो जो आपको सलाह दे रहे हैं उनको इस बात का अनुभव है कि उनको पता है कि अगर वो टच करेंगे तार को तो करंट लग जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों मैं भी एक टॉपिक बताता हूं कि आप इस टॉपिक को तैयार करिए। मैं 10 साल के पुराने पेपरों को उठाता हूं और दोस्तों उसको मिलाता हूं कि इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उस साल कौन क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे सभी टॉपिकों को लेकर मैं एक निचोड़ निकालता हूं कि इस क्वेश्चन का पूछे जाने का ज्यादा संभावना है। तो कंफर्म है दोस्तों, अगर आप तैयार कर लेते हो जो मैं बता रहा हूं 90% प्लस रिजल्ट बनेगा। मुझे बार बार आप मत पूछिए, मुझसे बार बार आप जो बात यही पूछ रहे हो कि सर बनेगा रिजल्ट नहीं बनेगा, मैं तैयारी आप करके तो जाओ तो सही। एग्जाम जब आप दे कर आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा सर ने जो पढ़ाया था सही पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। 90% प्लस रिजल्ट बनेगा, इसका मैं खुले में दावा करता हूं, 100% गारंटी लेता हूं। जितना मैं तैयार करा ना उस रूल को, उन तरीकों को, जो मैं कंसेप्ट बताता हूं उन सभी को तैयार करके जाना, ठीक है। ये नहीं कि बस रट्टा मार लो, रट्टा मार के चले जाओ और पहुंचते एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है। ये नहीं, रूल को भी फोकस करना। रूल पे फोकस करोगे तो काफी अच्छा नंबर आप पा जाओगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा संस्कृत का। तो वो पाठ का सारांश होगा, बोला रहेगा निम्नलिखित पाठों में से किसी एक का सारांश हिंदी में लिखिए। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन बोला रहेगा, क्वेश्चन के नीचे 3 आपके टॉपिक दिए रहेंगे, 3 स्केच दिया रहेगा। जैसे विश्व कवि रविंद्र एक ऐसा दे देगा, दूसरा तिलक दे देगा, मदन मोहन मालवीय दे देगा। तो ऐसे 3 टॉपिक आपको दे देंगे, बोलेगा किसी एक का आप हिंदी में सारांश लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 3 टॉपिक कराने वाला हूं। यदि आप तीनों को तैयार कर लेते हो तो पक्का है यहां से आपके एग्जाम में एक फंस जाएगा। और ये यूपी के सभी जिलों के बच्चों के लिए, ये बच्चे अलग अलग से क्वेश्चन मुझसे ना पूछे कि सर मैं इस जिले से हूं तो मेरा क्या होगा, नहीं, सभी बच्चों के लिए तीनों को तैयार करिए। इसीलिए मैं 3 कराता हूं, नहीं तो अगर एक जिले की बात होती ना तो मैं सिर्फ 1 करा के छोड़ देता। यहां पर सभी जिलों की बात है इसलिए मैं 3 करा रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे यूपी में, बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं कौन किस जिले का है, तो इसलिए मैं 3 कराता हूं ताकि तीनों को तैयार रखे, उनके जिले में एक ना एक फंस जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछ ले विश्व कवि रविंद्र पर हिंदी में सारांश, इस पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। तो सबसे पहले आप स्केच करके लिखिएगा, जैसे प्रसिद्ध कवि, पहला स्केच डालिएगा प्रसिद्ध कवि, ठीक है। तो लिखिएगा श्री रविंद्रनाथ विश्व के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। इनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं वन रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये पहला स्केच हो गया। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्केच आप डालिएगा जन्म, ठीक है। जन्म लिखिएगा रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ एवं माता का नाम श्रीमती शारदा देवी था। इसी तरीके से जन्म लिख देना है। उनका प्रेम भाव क्या है? तो इनका प्रेम है प्रकृति से, ठीक है। रविंद्रनाथ का प्रेम जो है वो किससे है? प्रकृति से। तो इसमें लिखिए इनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था। रविंद्रनाथ अपने भवन की खिड़की में बैठकर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न होते थे। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठे बगुलों, हंसों और जलमुर्गों के स्वर को बड़े प्रेम से सुनते
थे। ये स्केच हो गया। अगला स्केच आप शिक्षा कर दीजिए। चलिए अगला स्केच भी देख लेते हैं। तो अगला स्केच हो गया शिक्षा। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही बांग्ला के साथ गणित, विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया। ये हो गई इनकी शिक्षा। ठीक है, अब आप देख लीजिए रचनाएं और मृत्यु। बस यही आपको 4 से 5 स्केच आपको लिखने होंगे। शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, विसर्जन, राजर्षि, चित्रांगदा आदि अनेक रचनाएं, बहुत सारी इनकी रचनाएं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि आपको वहां पर पूरी व्याख्या थोड़ी नहीं करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है, जहां 4 पेज आपको थोड़ा ना लिखना है, 1-1.5 पेज लिख देंगे, आपका 4 नंबर मिल जाएगा। गीतांजलि पर इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और मृत्यु उनकी कब हुई थी? इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हो गई थी। अगर रविंद्रनाथ से पूछेगा तो क्या करना है आपको, इनके कवि क्या है, जन्म कहां हुआ था, इनका लगाव किससे था, इनकी शिक्षा कितनी हुई, इनकी रचना क्या थी और इनकी मृत्यु कब हुई, इतना आप लिख दीजिएगा, 4 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया विश्व कवि रविंद्र पाठ का सारांश। अभी 2 सारांश मैं आपको और कराने वाला हूं, चलिए उसको भी आप फटाफट देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो अब मैं पाठ कराने वाला हूं वो है मदन मोहन मालवीय। इस पाठ का आपको सारांश अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप तैयार लिखेंगे इनकी वेशभूषा क्या थी। तो सबसे पहला स्केच हमारा क्या हो जाएगा, वेशभूषा। गौरव वर्ण एवं कांतिमय शरीर, इनका क्या था वेशभूषा, गौरवमय एवं कांतिमय शरीर, श्वेत वस्त्र, गले में दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, मस्तक पर कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन का तिलक और सफेद उपानह आदि मालवीय जी की वेशभूषा था। क्लियर हो गया। जन्म देखिए, इनका जन्म सन 1861 ईस्वी में 25 दिसंबर को प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान थे। जन्म हो गया, आपको क्या लिखना है, जन्म लिखना है। जन्म के बाद आपको शिक्षा लिख देना है। अगर इनकी प्रेम व्यवहार आपको मालूम है तो प्रेम व्यवहार लिख दीजिएगा, नहीं तो शिक्षा पे आइएगा। ठीक है, शिक्षा में लिखिए, मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग की एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। इसके बाद में उनकी शिक्षा राजकीय हाई स्कूल तथा म्योर सेंटर कॉलेज में हुई और पर्याप्त समय बाद LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च न्यायालय प्रयागराज वकालत प्रारंभ कर दी, या प्रयागराज में वकालत प्रारंभ कर दी। ये इनकी हो गई शिक्षा के बारे में। अब इनकी क्या योगदान था राष्ट्र सेवा में, तो चलिए हम राष्ट्र सेवा में या राष्ट्रभाषा में इनका हम योगदान देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषा, मैंने बताया ना कि इनकी राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभाषा में क्या योगदान था वो मैं बताने वाला हूं, का प्रचार किया। हिंदुस्तान के अतिरिक्त अन्य पात्रों के संपादन करते समय भी राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा की सेवा ही इनका प्रमुख लक्ष्य था। न्यायालयों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हो, इसके लिए मालवीय जी ने पर्याप्त प्रयास किए। ये हो गया दोस्तों इनका राष्ट्र सेवा और भाषा सेवा। अब अगला स्केच आपको देखना है, देश की स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान था। तो अध्यापक रहते हुए और पत्रों का संपादन करते हुए भी मालवीय जी को शांति नहीं मिली। वे देश को स्वतंत्र कराने की चिंता में, यहाँ लिखना चाहिए, कराने की चिंता में लग गए। सन 1913 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि वार्ता करने के लिए गांधी जी के साथ, अभी अगले पेज में आपको बताने वाला हूं, इंग्लैंड गए। आंग्ल भाषा में व्यक्त किए गए इनके विचारों से अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए। ये हो गया। अब बात आती है रचनाएं। तो रचनात्मक कार्य, रचनाएं आप लिखना चाहें लिख दीजिए इस तरीके से। मालवीय जी ने राष्ट्र सेवा में लगे रहकर प्रयास में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास और मिंटो पार्क का निर्माण कराया। देश की उन्नति के लिए शिक्षा के विशेष साधन मानकर वाराणसी में गंगा के तट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय के परिसर में अनेक महाविद्यालय हैं, जिनमें विदेशी भाषा, विज्ञान, कला आदि का ज्ञान करते हुए भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास की भी शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये हो गया मदन मोहन मालवीय पाठ का सारांश। चलिए एक लास्ट सारांश हम देख लेते हैं लोकमान्य तिलक जी का। ठीक है दोस्तों, इन्हीं 3 को आपको तैयार करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर पाठ का सारांश है। तीसरा पाठ जो मैं करा रहा हूं वो है लोकमान्य
तिलक। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक में सबसे पहला स्टेज आपका होगा नामकरण, इनका नामकरण हुआ था। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों में अग्रणी थे। इनका नाम बाल, पिता का नाम गंगाधर, वंश का नाम तिलक था तथा यश लोकमान्य था। ठीक है, इस प्रकार इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पढ़ाया था। ठीक है, इनके जन्म का नाम केशव राव था तथा इनकी प्रसिद्ध बलवंत राव के नाम से जाने नाग से थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि बलवंत राव के नाम से थी। यहाँ पे नाम होना चाहिए था, वही सोच रहा हूँ। हाँ, यहाँ नाम से थी। क्लियर हो गया। चलिए, ये तो हो गया नामकरण। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, जन्म। जन्म तो जरूर ही लिखें, जन्म, शिक्षा, रचनाएं, मृत्यु, ये जरूर आप लिखें। फिर जन्म कहाँ हुआ था, तिलक जी का जन्म सन 1913 में रत्नागिरी जिले के चिरंबल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता की नाम रामचंद्र, पिता का नाम होना चाहिए, पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर राव तथा माता का नाम पार्वती बाई था। क्लियर हो गया। अब बात आती है शिक्षा की, तो चलिए शिक्षा स्केच को आप देख लीजिए दोस्तों। शिक्षा में आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो तिलक जी का बचपन कष्टमय था। 10 वर्ष की अवस्था में माता का और 16 वर्ष की अवस्था में पिता का स्वर्गवास हो गया था। फिर भी इन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। ये तीक्ष्ण बुद्धि के थे और अपनी कक्षा में सबसे आगे रहते थे। संस्कृत और गणित इनके प्रिय विषय थे। 10 वर्ष की आयु में इन्होंने संस्कृत में श्लोक रचना सीख ली थी। ठीक है, इन्होंने 20 वर्ष की आयु में बीए और 23 वर्ष की आयु में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों 4 स्केच, 3 स्केच, सॉरी, नामकरण, जन्म, शिक्षा हो गया। बाकी की अभी रचनाएं हैं, मृत्यु होंगी, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए प्रयास, अगला स्केच है। तिलक जी ने हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उनका प्रिय नारा था। इन्होंने राजनीतिक जागरण के लिए केसरी और मराठा 2 पत्र प्रकाशित किए। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका स्वतंत्रता के लिए इनका प्रयास था, देश के लिए इनका योगदान क्या था, ये हो गया। अगला इस तरीके से आप स्केच देकर लिख सकते हैं। अब देख लीजिए लास्ट इसके रचनाएं और मृत्यु। मैंने बताया कि रचनाएं आप जरूर लिखा करें, और मृत्यु, जन्म, शिक्षा। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो ये 4 स्केच तो आप जरूर ही लिखें, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 अगर नहीं आता पूरा तो जन्म, मृत्यु, शिक्षा इनकी क्या हुई थी, अगर देश के प्रति इनका कुछ योगदान था उसके बारे में लिख दीजिए, पक्का 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रचनाएं लिखिए। मांडले ने गीता रहस्य, वेदों का काल निर्माण तथा आर्यों का मूल निवास स्थान है, इन तीनों की रचनाएं की थी। ठीक है, ये हो गया इनकी रचनाएं। अब मृत्यु इनकी कब हुई थी, तिलक जी का स्वर्गवास सन 1977 में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया है आपका कुल 3 मैंने पाठों का सारांश बता दिया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, किस तरीके से आपको आंसर देना होगा ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। 4 नंबर की मैंने यहाँ पे तैयारी कराई, इसके पहले मैंने 7 नंबर, 7, 4, 11 नंबर का मैंने 2 वीडियो में ही तैयारी करा दिया। आप पूरे गाइड को पढ़ेंगे, पूरे बुक को पढ़ेंगे, तभी अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, जो आएंगे भी, वही मैं करा रहा हूँ, आपके तैयारी करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तैयारी कर लो प्लीज, अब मेरा बात मानो। अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो तैयारी जरूर करें। ठीक है, यही जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही अपने नोटबुक में लिखें और इसको तैयार कर लें। फिर एग्जाम जितने देने जाइएगा तो रिवीजन करके जाइएगा, जिससे आपका अच्छा खासा रिजल्ट बन सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।